मॉर्निंग इवनिंग सेशन आपका चलता ही रहेगा। हाँ चलो आ जाओ, नाउ इट विल बी परफेक्ट। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स सरफेस, मैं मेरे को लग रहा है तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये। चलो सपोज करो हमारे पास ऐसा सरफेस है और ये हमारा रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को बेटा पॉइंट साइज अज्यूम कर लिया है। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमने अज्यूम करके रखा है। ये क्या हो गया अब, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। देखो ये हमारा पोल ऑफ द सरफेस है, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से देखो ये जो रे पास हो रही है ये रिफ्रैक्ट होके वापस देखो इधर आ गई, बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल एक्सिस है। और दूसरी जो रे पास हो रही है बिल्कुल सीधी पास हो रही है और ये सीधी जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो ये दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, नाउ दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज दिस इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ आई विद दिस नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दी ए एम, एंड दिस इज अवर एंगल आर विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे आपकी नॉर्मल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा, एंगल ऑफ refracted ray with the principal axis is beta, and angle of normal ray with the principal axis is gamma। ठीक है, तो तीनों के साथ हमें इसके एंगल्स पता है, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्रैक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और नॉर्मल रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल गामा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करी। बेसिक ज्योमेट्री यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल आई की बात करूं तो एंगल आई आपका किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा u है, जैसा कि हम पहले भी मानते थे, मिरर के प्रॉब्लम्स में भी हमने यही कंसिडर किया था। और इमेज का डिस्टेंस v है, और हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारे के सारे p पॉइंट से मेजर करेंगे, विच इज़ द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, पोल से हम सारे के सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, अब आई एंगल की बात करूं तो आई एंगल को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस गामा। एज वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए सी को अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल सी ए आई, है ना। सी ए आई ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ तो मैं गामा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, गामा को लिख सकता हूँ आर प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, आर और बीटा। अब देखो मेरे को लगता है सबको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और आवाज़ भी आ रही है, मैं बीच बीच में कंफर्म करता रहूँगा ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं ही अकेला बोल रहा हूँ। यस और नो? यस सर। है ना, स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज़ भी आ रही है, राइट। चलो ठीक है, तो यहाँ से मैंने आर का वैल्यू निकाल ली विच इज गामा माइनस बीटा। अब ये ट्राइंगल देखोगे आप, ट्राइंगल ए ओ एम, इन ट्राइंगल ए ओ एम वी यू नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम ओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंड इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट tan अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूँ विच इज एम ए अपॉन एम ओ, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली मैंने tan बीटा निकाला। अब tan बीटा देखो कौन से ट्राइंगल में देखूंगा मैं, ए एम आई, इन ट्राइंगल ए एम आई योर tan बीटा विल बी एम ए अपॉन एम आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हमारा एंगल बहुत छोटा है तो मैं tan बीटा को बीटा लिख सकता हूँ, एंड बीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम आई। सिमिलरली tan गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल देखोगे आप, ए एम सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए एम सी tan गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। And if gamma is very very small, I can write tan gamma is equal to gamma which is ma upon mc। यहाँ तक सबको समझ आया? Yes। Now we will apply the Snell's law, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। इस फिनोमेना में हो क्या रहा है, असल में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया,
है ना, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस के बीच में, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया और हमें पता है कि एंगल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। यहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी एंगल्स हैं, चाहे हमारा अल्फा है, बीटा है, गामा है, आई है, आर है, जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब बहुत ही छोटे एंगल्स हैं। और अगर एंगल्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। हम सबको पता है मैथमेटिक्स का रूल, यस और नो। तो मैंने साइन आई को क्या लिख दिया, आई के बराबर लिख दिया। सिमिलरली साइन आर को किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, आर के बराबर। अगर एंगल्स हमारे बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो मैं उसको आर के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मेट मिल गया विच इज म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब देखो आई की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज गामा माइनस बीटा। अब हम इस वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मेरा पेन किधर चला गया, ये वैल्यू आपको मुझे सब्स्टिट्यूट करके बताना था। एक मिनट, मुझे वाइट बोर्ड ही लेना पड़ेगा लगता है, फिर से कोई इशू ना आ जाए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिला था देखो, म्यू वन इंटू आई विच इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई थी यार। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस यस सर। है ना। अब आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, वो देखो। आई की वैल्यू जो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के निकाली थी, दैट इज अल्फा प्लस गामा, एंड आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करनी। आई की वैल्यू क्या रखोगे, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू क्या रखोगे, गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू वन इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है देखो, एम ए अपॉन एम ओ, है ना, और बीटा का वैल्यू क्या है, एम ए अपॉन एम आई, और इसका वैल्यू क्या है, एम ए अपॉन एम सी, है ना। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यू जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे, एम ए अपॉन एम ओ प्लस एम ए अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू इंटू एम ए अपॉन एम सी माइनस एम ए अपॉन एम आई। ठीक है, देखो एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एम ए एम ए एम ए एम ए, ठीक है, कट गया। अब एम ओ है क्या एक्चुअली, एम ओ क्या है आपका, बड़े ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखो तो एम ओ इज योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। एक्चुअली एम जो पॉइंट है वो पी के बहुत ही नज़दीक है। जो एम वाला पॉइंट है इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पी। इतना क्लोज है कि हम एम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम एम को किससे रिप्लेस करेंगे, पी से रिप्लेस करेंगे। बड़े ध्यान से देखो, बिकॉज एम पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पी। सो हम इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, म्यू वन इंटू वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। ठीक है, बिकॉज एम पॉइंट इज वेरी वेरी नियरर टू द पोल। ठीक है, तो अब पी ओ क्या है आपका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यू विल गेट म्यू वन अपॉन पी ओ माइनस म्यू टू अपॉन पी सी, सॉरी, प्लस म्यू टू अपॉन पी आई which is equal to mu 2 minus mu 1 upon pc। ठीक है, इसको मैं उधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया, तो रीअरेंज करके मुझे ये इक्वेशन मिल गया। यस और नो? यस यस सर। है ना। तो हम वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया, बिल्कुल शानदार सा रिलेशन। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया
ये सारी वैल्यूज़ जैसे हमने सब्सटीट्यूट करी तो हमें बिल्कुल ऐसा एक रिलेशन मिल गया। देखो यही रिलेशन हमें मिला, μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब बड़े ध्यान से देखो तो PO क्या है, PO इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और साइन कन्वेंशन के साथ जब आप पुट करोगे तो U क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So by applying sign convention we will substitute the value of PO, PI and PC। अब PI का वैल्यू क्या होगा देखो, प्लस V, बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली PC का वैल्यू किसके बराबर होगा, PC का वैल्यू होगा R के बराबर, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। तो यहाँ से जब आप इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, आपको μ1 का वैल्यू दे देगा, सपोज करो रेयर मीडियम आपको एयर दे दिया, डेंसर मीडियम आपको ग्लास दे दिया, ठीक है। तो आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, है ना। आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इस इक्वेशन को यूज करके आप इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया, यस। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से Yes, sir. काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा रेयर मीडियम में है ना, ऑब्जेक्ट जो है हमारा हमेशा रेयर मीडियम में, ठीक है। अब ये पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा केस तो था हमारा, पहला केस में हमारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, देखो है ना। इसमें रियल इमेज किसको कहा जाता है, अगर ऑब्जेक्ट हमने रेयर में रखा है और इमेज डेंसर में बन रही है तो वो रियल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट हमने रेयर मीडियम में रखा है और इमेज भी रेयर मीडियम में बन रही है तो वर्चुअल इमेज है। बात समझ आई आप। मिरर के केस में ऐसा नहीं, मिरर के केस में कैसा होता था, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होता था अगर वहीं पे उसी साइड इमेज बन रही है तो वो रियल होती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में उल्टा होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है और इमेज डेंसर में बन रही है तो इसका मतलब वो रियल है, और अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है और इमेज रेयर में ही बन रही है, ठीक है, तो वो आपका वर्चुअल है। बात समझ आ रही है। तो ये देखो वर्चुअल का केस है, यहाँ पे बताया गया कि वर्चुअल इमेज जब आपकी फॉर्म होती है तो वर्चुअल इमेज देखो आपकी वो होगी जब आपकी इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो रही है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया। बात समझ आ रही है आपको, यस। पर दोनों केसेस के लिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉनकेव सरफेस पे। कॉनकेव सरफेस में देखो आपका इस तरह का सरफेस होगा, मतलब आपका जो कॉनकेव वाला फेस है वो रेयर मीडियम की तरफ होगा और कॉन्वेक्स वाला फेस है वो डेंसर मीडियम की तरफ होगा, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। कॉन्वेक्स का मतलब है, मतलब जो फेस आपका रेयर मीडियम की तरफ होगा वो उस शेप का कहलाएगा, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स रेयर की तरफ है तो कॉन्वेक्स कहलाएगा, अगर कॉनकेव रेयर की तरफ है तो वो कॉनकेव कहलाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो, है ना। Yes, sir. है ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भी देखो बेटा फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इस केस के लिए फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला आपका तब तक सेम रहेगा जब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में। अभी जितने भी केसेस हमने देखे हैं सब में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में ही है, और जब तक ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है तब तक आपकी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला जाएगा, सपोज करो ऑब्जेक्ट हमने डेंसर मीडियम में रखा है, यहाँ पे ये वाला केस देखो। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और इमेज रेयर में बन रही। बात समझ पा रहे हो। ऑब्जेक्ट जब हम डेंसर में रख रहे हैं और इमेज हमारी रेयर में बन रही है तो हमारी इक्वेशन में क्या मॉडिफाई हो जाएगा, μ1 को μ2 से रिप्लेस कर देंगे और μ2 को μ1 से रिप्लेस कर देंगे।
और म्यू टू माइनस म्यू वन को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना सा आपको मॉडिफिकेशन करना। यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी विच इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। अगर आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस वाला डेरिवेशन किया वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लेके, बट अननेसेसरी इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। एक डेरिवेशन अगर आपने समझ लिया तो ये सारी डेरिवेशन इस तरीके के ही होंगे, है ना। एक डेरिवेशन अगर हमने समझ लिया तो बाकी डेरिवेशन बिल्कुल इस तरीके के, अगर हमें रिजल्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस है। तो रिजल्ट आपको कैसे यूज़ करने ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब हमारी लाइट जा रही है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में रखा गया है, तो आप म्यू वन को म्यू टू से रिप्लेस कर दोगे, है ना। अब चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज वर्चुअल बने, दोनों के लिए इक्वेशन आपकी वापस सेम रहेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो इसका कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है, तो चाहे हमारी इमेज रियल बने या हमारी इमेज वर्चुअल बने, चाहे हमारा सरफेस कॉन्वेक्स हो चाहे हमारा सरफेस कॉन्केव हो, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, विच इज म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो चाहे आपकी इमेज रियल बने चाहे आपकी इमेज वर्चुअल बने, चाहे आपका सरफेस कॉन्केव हो चाहे आपका सरफेस कॉन्वेक्स हो, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। और वो सेम कैसे रहेगा कि हम इस फॉर्मूले में म्यू वन को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू टू से रिप्लेस कर देंगे, और म्यू टू माइनस म्यू वन को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू से। तो देखो हमने यही किया, म्यू वन को रिप्लेस कर दिया म्यू टू से, म्यू टू को रिप्लेस कर दिया म्यू वन से, और म्यू टू माइनस म्यू वन को किससे रिप्लेस कर दिया, म्यू वन माइनस म्यू टू से। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? तो ये दोनों इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्पल जब आएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज़ करके सॉल्व करोगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। और यू वी और आर को आप साइन कन्वेंशन के साथ लोगे। अगर पोल से डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होगा, पोल से डिस्टेंस राइट साइड पे तो वो पॉजिटिव, पोल से डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर करोगे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू गेट्स इंटरचेंज इन द एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो आपका ये एक्सप्रेशन होगा, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला जाएगा तो हमारा म्यू टू और म्यू वन इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, इंटरचेंज इन द एक्सप्रेशंस। अब आते हैं हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द ऑप्टिक्स। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अगर हमें ये दोनों रिलेशन पुराने समझ आ गए, अगर हमें ये दोनों रिलेशन पुराने वाले समझ आ गए, तो इन दोनों रिलेशंस को अब हम कंबाइन करने वाले हैं। इन दोनों रिलेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बड़े ध्यान से देखो अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेंस लिया। अब लेंस में आपको पता है, देखो दोनों तरह के सरफेस होते हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। यहां से देखो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। दोनों सरफेस आपके कंबाइन हो जाएंगे, म्यू वन म्यू टू म्यू वन, है ना। लेंस होता क्या है, लेंस मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन दोनों सरफेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा लेंस बन जाता है। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यस और नो? लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी तक हम एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते थे, अब यहाँ पे दो सरफेस को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया जिससे हमारा लेंस बन गया। मतलब लाइट की रे पहले फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगी,
फिर सेकेंड मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में जाएगी, हाँ। तो 2 बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट टू सेकेंड देन सेकेंड टू फर्स्ट। यस और नो? तो हमारे पास 2 पोल्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग सरफेस हैं, तो दोनों के पोल्स अलग होंगे। तो पहले वाले का पोल हमने मान लिया P1, दूसरे वाले का पोल हमने मान लिया P2 के बराबर। दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस। पहले वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, दूसरे वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है। ये भी हमें पता चल गया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? पहले हम एक सरफेस से डील करते थे, अभी हम 2 सरफेस को कंबाइन करके डील करेंगे, बस इतना ही फर्क है। पहले हम क्या करते थे, एक सरफेस से डील करते थे, उसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब हमने 2 अलग अलग सरफेस को कंबाइन कर दिया, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंबाइन करके एक लेंस फॉर्म किया। तो उन दोनों सरफेस के लिए अब हम 2 बार इक्वेशन लगाएंगे, सिंपल सी बात। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं फिर से बताऊं? अरे बेटा ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम, ठीक चल रहे हैं ना? यस और नो बताओ। वी आर गोइंग एट द राइट पेस और नॉट? अगर सही चल रहे हैं तो हाँ बोल दो। यस, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाओ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या होता है ना, 2 हमारी सरफेस कंबाइंड हो जाती है। तो देखो पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से देखो ये रे लाइट निकली, ये सीधा बैंड हो गई, और बैंड हो गई ये यहाँ पे टकरा गई, और दूसरी रे सीधी पास हो गई, ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो जो स्ट्रेट पास होगी वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देगी I1, है ना। तो पहली सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो उससे इमेज यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। ये जो इमेज बनेगी ये सेकंड वाली सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है, पहली सरफेस आपकी ये है, यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन हो गया तो इमेज यहाँ पे बन गई। अब ये जो इमेज बनी है ये दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो आपकी दूसरी इमेज बनेगी। तो पहले हम फर्स्ट इमेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर द रिफ्रैक्शन एट LP1N। LP1N मतलब आपकी ये वाली सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, μ1/CO जो हम पहले लगाते थे, प्लस μ2/CI1 विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/CC1। CC1 का मतलब हो गया आपका R। CC1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। CI1 is the distance of image from this center of curvature and CO is the distance of, यहाँ पे आप देखो CO क्या है, C से लेके O तक का डिस्टेंस क्या आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लेंस, ठीक है। बात समझ आई? तो हर सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अब इस सेंटर पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। और ये जो लेंस का सेंटर होता है बेटा, अब इसको हम पोल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नोट डाउन करते जाना, है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में हम पोल बोलते थे, तो यहाँ पे हम लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो हमने पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन का इक्वेशन अप्लाई किया और हमें ये रिजल्ट मिल गया, जैसे हम अभी अभी हमने सीखा था ना, बिल्कुल वैसे ही हमने अप्लाई किया। फिर हमने सेकंड वाले के लिए वापस अप्लाई किया। देखो एक रे आपकी यहाँ से निकली ऑब्जेक्ट से, और ये वापस सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्ट होके इसकी फाइनल इमेज इधर बनी, ठीक है। पहली इमेज तो इसकी यहाँ पे बनने वाली थी, मान लो अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो इसकी इमेज I1 पे बनती, लेकिन ये वाली सरफेस के कारण ये आपकी लाइट रे यहाँ जाने की बजाय, I1 पे जाने की बजाय और बेंड हो गई, और ये कहीं यहाँ पे पहुँच गई I पे, तो फाइनल इमेज आपकी यहाँ पे बनी, ठीक है, क्योंकि सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन आपका हो गया, ठीक है। तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट LP2N, मतलब LP2N ये वाले सरफेस का भी रिफ्रैक्शन अगर मैं कंसिडर करूं, तो मैंने वापस से वही सेम फॉर्मूला लगाया, μ2/U प्लस μ1/V
इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला उल्टा हो गया है ना। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे था, पहले हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था है ना। फिर हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे वो डेंसर टू रेयरर लाइट जा रही है ना आपकी। पहले आपकी लाइट रे कहाँ गई, रेयरर से डेंसर, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया रेयरर से डेंसर वाला। फिर हमारी लाइट रे कहाँ पे गई, डेंसर टू रेयरर, तो हमने डेंसर टू रेयरर के लिए ये वाला इक्वेशन लगा दिया। बात समझ आ गई। तो दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करने वाले हैं है ना। एज इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेयरर मीडियम, तो हमने वो वाला इक्वेशन यूज किया, याद करो है ना। बात समझ आ गई आपको, यस और नो? यहां तक क्लियर है सबको है ना। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करने वाले हैं, और ये दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। कंबाइनिंग द रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेस, ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, म्यू वन अपॉन सी ओ प्लस म्यू वन अपॉन सी आई। देखो म्यू टू अपॉन सी आई वन और म्यू टू अपॉन सी आई वन कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू वन अपॉन सी ओ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, प्लस म्यू वन अपॉन सी आई इट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन सी सी वन प्लस वन अपॉन सी सी टू। सी सी वन क्या है आपका, आर वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सी सी टू इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब हम सब साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज विद द साइन कन्वेंशन। तो आपको यहाँ पे एक शानदार इक्वेशन मिल जाएगी, वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन बी विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। बात समझ आ गई आपको, यस? इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि लेंस इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग द टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी हमने इसको ऐसे कंबाइन किया तो ये लेंस बन गया। ठीक है, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंबाइन कर रहे हैं तो हमने दोनों बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया। पहली बार हमने ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में मान के फॉर्मूला लगाया, दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में मान के फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाली सरफेस से जब आपका रिफ्रैक्शन होगा तो वो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही, फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही। फिर दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बात आपको समझ आ गई, यस और नो? CI1 नेगेटिव में क्यों आया? CI1 नेगेटिव में क्यों आया? देखो CI1 कहाँ पे आपका, देखो C आपका सेंटर है लेंस का, ठीक है, और I1 कहाँ पे है, राइट साइड। अब ये नेगेटिव क्यों लिया गया? क्योंकि लाइट आपकी कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। लाइट को हम ऐसा मान रहे हैं, ये सेकंड केस है आपका, सेकंड केस में आपकी लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। समझ आया? डेंसर से रेयरर वाला फॉर्मूला नहीं देखा था पीछे, ये देखो ये वाला केस है ना। डेंसर से रेयरर वाला फॉर्मूला क्या है, देखो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी विच इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना। दोनों को कंबाइन करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाएगा। अब म्यू टू अपॉन म्यू वन, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन। तो म्यू टू बाई म्यू वन को बोलते हैं म्यू रिलेटिव, म्यू टू बाई म्यू वन को हम क्या बोलते हैं, म्यू। जनरली बुक्स में डायरेक्ट म्यू लिख देते हैं वो लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में,
लेकिन इस म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इट इज़ द रेशियो ऑफ बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आ रही है? ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, ये खाली एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है आपका, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, रेशियो है। म्यू टू अपॉन म्यू वन इज द रेशियो ऑफ बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। यस और नो? तो बुक्स में जनरली म्यू लिखा गया होता है, तो इस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई किया होता है, 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो म्यू है, इट इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये म्यू डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकते, इट इज़ अ रेशियो। ठीक है, रेशियो है तो ये डायमेंशन लेस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस म्यू, तो दिस म्यू इज योर डायमेंशन लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इस इक्वेशन में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सपोज करो इन्फिनिटी पे है एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रही है, एफ पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपकी इक्वेशन फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये 1 अपॉन एफ क्या है आपका, देखो लेंस के लिए हम बोलते नहीं थे, मिरर के लिए हम क्या यूज करते थे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। लेकिन लेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो वो जो फॉर्मूला आया है वो यहीं से आया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ही आया। जो लेंस का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस लेंस मेकर फॉर्मूला ओनली। ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है यहीं से लेंस का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। बात समझ आई आपको? यस और नो? ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहां तक सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है देखो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इमेज वुड बी लाइकली टू फॉर्म एट द इन्फिनिटी। सपोज करो हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 है ना। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जब लाइट पास होगी, ये तो हम सबको पता है कि अगर फोकस से कोई लाइट रेज निकल रही है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। ठीक है, चाहे आपका लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे आपका लेंस कॉनकेव हो। देखो सेकंड वाले में देखो, जो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है वो भी आपकी देखो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अपीयर टू मीट एट द फोकस। ठीक है, यहाँ पे अपीयर होगी टू मीट एट द फोकस। ठीक है, और यहाँ पे असली में फोकस पे आपको मीट होती हुई दिखाई दे रही। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एक बार फिर से देखोगे, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यस और नो? दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। नाउ व्हाट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस? तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the image is formed when the object is kept at the infinity, है ना।
अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो जिस पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी वो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है देख लो, फोकस पे है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, देखो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है ना। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है और इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो खाली नाम से उसको बाइफरगेट किया गया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे और सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बन रहा है तो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ आ गई, यस और नो? जल्दी से बताओ मेरे को, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए, ये सब नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड्स के बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस पे। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज लेंस फार्मूला, व्हाट इज लेंस मेकर्स फार्मूला, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। सर अब बस करो, चलो ठीक है, अब ज़्यादा हो गया क्या। अब देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट ना कवर हो ही गया हमारा, ऑलमोस्ट कवर हो गया है। इसके बाद मेरे ख्याल से 1-2 स्लाइड्स ही रह गई हैं, कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। हमारा रे ऑप्टिक्स 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कल हम रे ऑप्टिक्स 2 वाला पार्ट शुरू करेंगे, है ना। 1 वाला कल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ फिर, ठीक है। इतना आप कंप्लीट कर लेना, कल हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी एग्जाम होती है मॉर्निंग में एग्जाम होती है, तो फिर ऐसा करो ना बेटा, मॉर्निंग का ऐसा करना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना मेरे से। आज की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कल की भी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। जब भी टाइम मिले उसको देख लेना, कहने का मतलब ये है। बात समझ आ रही बेटा? कुछ यस सर। है ना। एग्जाम दो, अच्छे से दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइम फ्री टाइम मिले उस रिकॉर्डिंग को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना वहाँ से। अब वो थोड़ा करना ही पड़ेगा बेटा, अभी सिलेबस को बीच में नहीं रोक सकते। कल कौन सा पेपर है आपका? नील, कल कौन सा पेपर है? आईपी का है? आईपी। ठीक है, आईपी में तो आज ज़्यादा पढ़ोगे नहीं ना आप, आईपी में तो तैयारी हो रखी होगी, यस सर। है ना। तो आज आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, आज का मैं सेंड कर दूंगा और कल का कल सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा आज जो मैंने पढ़ाया था। अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट वो पीपीटी शेयर कर देता हूँ, उससे आप नोट्स बना लो बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। पहले ही सब चले गए।